Swift wrote a novel for adults to show that people and governments were wrong. The story was intended to make them change. इस स्टोरी का मकसद, इस कहानी का मकसद ना सिर्फ दिलचस्पी पैदा करना, बल्कि राइटर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अपनी 18वीं सदी के उस माशरे से जो इंग्लैंड का था. So let's get started with the story Gulliver Travels, Voyage 1. So let's get started with a summary. Travel 1. The synopsis says Gulliver जो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसे बहरी जहाज़ का बहुत शौक था. वो 4 मई 1699 को ब्रिस्टल से एंडलॉप जाता है, मगर जहाज़ सफरी तूफान से तबाह हो जाता है और ग्लेवर तैरकर एक नामालूम साहिल पर सो जाता है. इतने में 6 इंच के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर जल्दी लिलीपट का बादशाह जो है उसका दोस्त बन जाता है, उसका ये ख़ास आदमी बन जाता है और अपने लंबे कद की वजह से बहुत से करतब दिखाता है. एक दफ़ा मलका के महल में आग लग जाती है तो वो पेशाब करके आग बुझा देता है. वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर इल्ज़ामात की बारिश हो जाती है और फिर एक दिन 13 अप्रैल 1702 को वापस अपने वतन आ जाता है. ये थी कहानी. अब हम करेंगे जो हमें मास्टर इंग्लिश में हेल्प क्या चीज़ें देंगे. इसका राइटर जिसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको इसका सिनॉप्सिस बता चुका हूँ समरी में शॉर्ट तरीके से कि क्या हुआ था. नंबर 2, हमें वहाँ से कलेक्शन क्या करनी है, हमें गो थ्रू करना है पूरी स्टोरी से. हमने बचपन में ये स्टोरी पढ़ी है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसने 4 सफ़र किए थे, वो भी आपको बताऊंगा. और हम इसमें से जो चीज़ें निकालनी है वो है आयरनी, सैटायर, ह्यूमर और एलेगोरिकल. वो कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो क्यों ना आप इसके ऊपर आधा घंटा दें ताकि आपकी मास्टर इंग्लिश में तैयारी में कॉन्फिडेंस पैदा हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, if you want to download this book as a PDF, you can visit our website englishea.com, or you can ask the link in the comments, or you can find the link for downloading this PDF in the description. ये बताना चाहूँगा कि ग्लेवर, तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टोरी को हम चैप्टर वाइज पढ़ें, साथ में एलेगोरिकल, सैटायर और ह्यूमर और आयरनी निकालेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 1, लिलीपट. ग्लेवर बहरी जहाज़ के ज़रिए एंटेलोप की तरफ सफ़र जब शुरू करता है तो रास्ते में ही समंदरी तूफ़ान आ जाता है और वो ख़ुद को बामुश्किल बचा पाता है. जल्द ही वो तैरकर एक नामालूम जजीरे तक पहुंच जाता है जहां वो सो जाता है. वो नामालूम जजीरे के 7 साल से आबाद है जिसको लिलीपट कहा जाता है. अब इसमें एक इशारा यानी एलेगोरिकल कि गलिवर एक समुद्री तूफान में अपना जहाज़ तबाह होने के बाद लिलीपट की सरजमीन तक समंदर के ज़रिए पहुंचा. यहाँ हमें बताया जाता है कि लिलीपट के हुक्मरान इस सरजमीन पर हुकूमत करते हुए 7 साल गुजार चुके हैं, जैसा कि इंग्लिस्तान के जॉर्ज अव्वल ने इंग्लिस्तान पर 7 साल हुकूमत की. मैं ये बात यहाँ वाज़े करता चलूँ कि जब ये किताब लिखी गई, इसको शाया किया गया, लोग भाग निकले सफ़र पे ये देखने के लिए कि जज़ीरा कहाँ वाक़ है, क्योंकि इसका एक एक इंच इसमें पैमाइश और इसकी मेजरमेंट और करैक्टर को इतना तरतीब से दिया गया कि दिलचस्पी की सूरत में तस्वीर भी थी. तो ऐसे लग रहा था कि ये जगह मौजूद है. लोग एक्सप्लोर करने लग गए. फिर इस तरह की कौम को भी देखने लग गए जिसको लिलीपशन कहा जाता है. एक नया लफ्ज़ मिला हमें डिक्शनरी में कि लिलीपशन भी एक लफ्ज़ है जो लिलीपट में रहने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है. 6 इंच के लोग किस तरह के होते हैं ये देखने लोग पहुंच गए. हालांकि ये सब कुछ कहानी में बयान किया गया था. फिर आहिस्ता आहिस्ता और रफ्ता रफ्ता उनको अपने माशरे में ये लोग दिखाई देने लगे और उनको फीलिंग्स में आने लगा कि हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजियस लोग भी कुछ ऐसे हैं जिस तरह इस तरह के किरदार में बताया गया. So in chapter 1, he goes on a journey to Andalov via ship. On his way, he finds himself escaped lonely in a mighty ocean. Swims as best as he could. Luckily, he finds an island and sleeps being tired. Now, let's talk about the irony. In chapter 2,
An official speaks him with a weird language, asked him his name and purpose to come, but Gulliver finds difficulty to understand, so they could not be successful to find any friendly sight. They decided him to bring him to the king of Lilliput, who inquired him and his people about his life or death. They search his pocket and find everything and make it what they conjecture. Then they let him be prisoner, and sooner Gulliver wins the heart of people as well as king too. वहाँ के लोग ब्लसफस्कू वहाँ के लोग ने बोला कि आपको ब्लसफस्कू ने भेजा है, यानी ब्लसफस्कू उस जजीरे के दूसरे जजीरे का दुश्मन था। तो पहले तो वो ये समझ बैठे कि ये दुश्मन आया है, एक बला कद आमद इंसान की शक्ल में उन्होंने हमारे ऊपर मुसीबत भेजी है। फिर उन्होंने तलाशी ली और जो चीज़ उनको इसकी जेब से मिली वो इसको समझते रहे खुद ब खुद कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये इसके लिए इस्तेमाल हुई। गुलिवर ने बताने की कोशिश की तो उन्होंने उसको चुप रहने का कहा कि ये हम खुद जानते हैं, हमारी अक्ल, हम अक्ल कुल हैं, हमें मालूम है ये किसके लिए। तो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा रोया। उसने कहा कि माशरे में लोग इस तरह पाए जाते हैं कि अपनी गलतियों के वो वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के जज बन जाते हैं, फैसले कर बैठते हैं। गलती से आया, उससे पूछा भी ना गया कि तुम कैसे आए, कहाँ से आए, किस से दुनिया से आए, बस उसको उन्होंने दुश्मन बना लिया, जेल में कैद करके रख दिया। और जेल भी कैसी कि खुली ओपन जेल, जो इसका कोई सेल नहीं था, कोई कोठरी नहीं थी, हथगड़ी भी उनके पास सिर्फ पाँव में लगाई गई। और फिर इतनी अकड़ थी इनमें, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट थे। गुलिवर बताता है कि मेरे ऊपर चढ़ गए वो तीर कमान के साथ, उनके तीर सिर्फ सुई के तरह थे, एक जस्ट सुई के तरह थे, कितने छोटे छेंज के लोगों के तीर कमान। तो ये एक आयरनी थी सिचुएशनल किस्म की कि कितने कॉन्फिडेंट थे, उनमें पावर थी। इनको जकड़ लिया, फिर इनकी तलाशी ली गई। एक ऑफिसर वहाँ उससे अजीब ज़बान में बात करता है और पूछता है तुम कौन हो, किसने भेजा, क्या आपको ब्लसफस्कू ने भेजा। और गुलिवर इसकी ज़बान को ना समझ पाया और माजरत की और साफ साफ अदब से बोला मैं समुद्री सफ़र पर था, हमारा जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आ गया था और मैं अकेला तैरता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो ये ज़बान भी इन दोनों की अनजान थी, ये ज़बान उनके लिए समझ से बाहर थी। चुनांचे गुलिवर के कद से 12 गुना छोटे थे वो, जो लिलीपशन थे। इसके बावजूद वो डटे रहे, गुस्से में उसके सीने के ऊपर ऐसे तीर कमान तान कर अकड़ कर चलते रहे। और गुलिवर ने उनसे मुसलसल माफ़ी मांगता रहा, हत्ता कि उन्होंने इस कदावर बला को पाशा के सामने पेश करने का फ़ैसला किया। यूँ इसको जेल में डाल दिया गया, एक ऐसी जेल जहाँ ना तो सलाखें थी ना चार दीवारी। चुनाचे गुलिवर एक कद आवर बुलंद जिन की तरह था, मगर फिर भी वहाँ कैद रहा, नहीं चाहता था कि किसी को उसके हाथों नुकसान हो। तो यहाँ पे एक आयरनी आपको बताता चलूँ कि सिर्फ चेंज के लोगों का होना, तीर को तान के सीना तान के उसको डराना, ये एक आयरनी है कि अपने जिस्म से मैसिव किस्म का बड़ा जिस्म होने के बावजूद अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। और फिर एक और आयरनी जो सिचुएशन किस्म की थी, जिसको सिचुएशनल आयरनी कहा जा सकता है, कि लोग गुलिवर ने अपनी ज़बान में उनको सफाई दी कि मैं ऐसे हूँ कि मैं यहाँ पे गलती से आ पहुँचा हूँ, एक तूफ़ान आया था, एक हादसा हुआ जिसकी बिना पे मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन वो इसकी ज़बान को समझ नहीं पाए। ये एक आयरनी है जो सिचुएशनल किस्म की है। मैं आपको इस कहानी के इख्तिताम पर आयरनी, ह्यूमर, सटायर और एलेगोरिकल भी साथ साथ बताता रहूँगा, और आखिर में स्पेशली जो एग्ज़ाम में चीज़ें आपके काम आनी है उसमें भी हेल्प करूँगा। आप थोड़ा सा सुन लीजिए। द इमेज ऑफ देयर 100 arrows shot into his hand that feels like the sting of needles seems funny because such little people can be so fierce and yet cannot do much to damage such a huge visitor. Other instances of humor revolve around Gulliver's physical needs, and again most of these relate to the size of difference. The Lilliputian feed Gulliver plates of a meat that he takes to something like mutton legs, yet they look like tiny bird legs to him. When the little people transport Gulliver during his sleep to their city, he wakes up with a violent sneeze. Only weeks later does he learn that, too inquisitive
Guards had climbed onto his face and stuck their spears up his nose. इसमें 3 किस्म के ह्यूमर आपको बताता चलूँ। एक तो वो तीरों का सुई के तरह लगना, दूसरा इतने बड़े द्योकामत को उन खाना पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी थी। इखलाक था इनका कि इन्होंने इनको मेहमान की तरह भी रखा, ऐसा सलूक किया कि कैदी को खाना कैसे देते थे कि एक बड़े से बड़े जानवर की टांग एक छोटे से परिंदे की टांग की तरह होती थी इसके सामने। तीसरा ह्यूमर जो ये था कि जब सारे सो जाते, जब ये बेचारा सोता तो इसके जो खराटे थे या ये छींकता तो लोग सारे जाग जाते। इसके सोने की आवाज़ भी ज़्यादा थी, सरसराहट। फिर 2 स्पेशल गार्ड थे जो इसके मुंह के करीब आके इसके नाक को बंद किया करते थे। In chapter 2, an official speaks to him with a weird language, asks him his name and purpose to come, but Gulliver finds difficulty to understand, so they could not be successful to find any friendly side. They decided him to bring him to the king of Lilliput, who inquired him and his people about his life and death. They searched his pocket and find everything and make it what they conjecture. In जो उनको लगता था वो इसको वही कुछ समझ लेते थे, इससे नहीं पूछते थे कि तुम्हारे पास ये जो चीज़ है ये क्या है। वो खुद ही इसको अपना ही खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार समझ लेते थे। Then they let him be a prisoner, and sooner Gulliver wins the heart of people as well as the king too. In the chapter 3, king with huge crowd went to see the huge man in a prisoner. We was announced by the king. Gulliver was not able to understand even a single word by the king, so the king ordered to teach the man with Lilliputian language. He was taught, and the king meets him again, asked him to show off his pockets at him. Gulliver took out everything from the pocket where he made Lilliputians in difficulties about the gun and the same and the time pace. 2 चीज़ें उनके लिए कॉमन थी, यानी एक चाकू और रुमाल, लेकिन एक जो गन थी और टाइम पीस इनके लिए मुश्किल का बायस बना। इन्होंने इनकी बंदूक को एक नाली भी समझा, और ताहम बादशाह ने गिफ्ट के तौर पे वो बंदूक जिसको ये बहुत बड़ी नाली कह रहा था वो उससे अपने गिफ्ट के तौर पे उससे ले ली वापस। और घड़ी को वो कुछ अजीब ही चीज़ समझते थे, कभी इसको देवता समझते थे या एक और चीज़। आपको मैं इसका एलेगोरिकल बताता चलूँ कि जब गलिवर की तलाशी ली जाती है इस वक्त वो काफ़ी मजबूती से बंधा हुआ होता है, वो उनको मना भी नहीं कर पाता। उसकी जेब से एक एक चीज़ की तलाशी ली जाती है। तो ये इशारा पिछली हुकूमत ने लोगों की जो तलाशी ली, बोलिंगब्रोक और ऑक्सफोर्ड के लोगों की करप्शन को तलाश करने के लिए जब कमेटी बनाई थी, तो उसकी तरफ ये एलेगोरिकल है। Here the translation for chapter 3. बादशाह गलिवर को मिलने एक हजूम के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ वो कैद था। गलिवर को बादशाह की कोई समझ नहीं आती, लिहाजा गलिवर को लिलीपुशियन ज़बान सिखाने का हुक्म दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद बादशाह फिर आता है और गलिवर से बातचीत करता है। गलिवर से कहता है कि अपनी जेब में मौजूद हर चीज़ की तलाशी दो। तलाशशुदा चीज़ों में रुमाल, चाकू की समझ तो आ जाती है, जबकि बंदूक और घड़ी की समझ नहीं आती, और बादशाह उससे बंदूक तोहफा के तौर पर रख लेता है। Now let's talk about the chapter 4. कुछ दिन बाद बादशाह गलिवर को पैगाम देता है कि एक मेले का इनेकाद हुआ है। वो देखिए, इस मेले में एक मुकाबला होता है कि रस्सी पर चलकर रक्स करना होता है। जो सबसे अच्छा रक्स करेगा उसको वज़ीर मशीर बना दिया जाएगा। उस वक्त का सबसे अच्छा रस्सा पर रक्स करने वाला वज़ीर आज़म, जिसका नाम फिलनेप था, मगर गलिवर नहीं चाहता था कि कोई इस रस्सा से गिर कर जान तलाफ़ी करवा पाए, अपना हाथ पाँव उससे महरूम ना हो जाए। गलिवर वहाँ पे रिफॉर्मेशन लाता है, इसलाह करता है कि एक कुछ तो कहते हैं कि धागे या रस्से नमा चीज़ें ला के नीचे जाल बना देता है रस्से के, या फिर अपने ही रुमाल से या पीस ऑफ क्लॉथ से नीचे एक चोली सी बना देता था ताकि गिरने वाला महफूज रहे। तो बादशाह इसकी इस इसलाह पर बहुत मुतासिर होता है। मौका मुनासिब समझकर गलिवर दरख्वास्त करता है कि उसे 2 घंटे उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए कि और वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। बादशाह इसकी बात को कबूल कर लेता है, मगर चंद एक शराइत देता है 6 किस्म की कंडीशन में कि हमें वॉर एंड पीस में आपने मदद करनी है। यू विल हैव टू हेल्प मी इन वॉर एंड पीस।
शहर आने से 2 घंटा कबल हमें वार्न करना है, इतला देनी है अपने। नंबर 3, हमारे लोगों और उनके जानवरों को पैरों तले ना रौंदें। नंबर 4, भारी भरकम अशिया उठाने में मदद दे। नंबर 5, पूरे लिलीपत के पैगामात जल्द से जल्द पहुंचाए। और नंबर 6, सल्तनत से बाहर पूछे बगैर कदम ना उठाए। तो स्विफ्ट के मुताबिक वहाँ का रस्सा पर बेहतरीन रक्स करके अच्छा ओहदा हासिल करना उस बात का इशारा है जो इंग्लैंड में सियासी सरगर्मी या रस्सा एक महदूद जगह, उस महदूद जगह के अलावा कहीं और रक्स नहीं करना। तो उससे मुराद इंग्लैंड की हुकूमत एक अच्छा ओहदा हासिल करने के लिए सिर्फ सियासत का आना ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी नहीं। वो नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, ताकतवर हो, असरदार हो, यानी मेरिट के बगैर, अक्लमंदी के बगैर, मुफक्री के बगैर आप अच्छे वज़ीर बन सकते हैं। तो ये वहाँ का इंग्लैंड का पॉलिटिक्स पहलू था, एक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स था। लिलीपट की सरजमीन में बड़े बड़े ओहदे हासिल करने का मेयार ये था, जो भी बादशाह के सामने बेहतरीन रक्स कर सकता था उतना ही बड़ा ओहदे से नवाजा जाता। इस काम में लिलीपुट का वज़ीर आज़म फिलनैप सबसे बेहतरीन रस्सा कूदने वाला है। यहाँ रस्से पर रक्स करना भी एलेगोरिकल है, और वालपोल जो इंग्लिस्तान का वज़ीर आज़म था वो इंग्लिस्तान की नुमाइंदगी करता है। लिलीपुट का बादशाह रस्से पर कूदने वाले को रंगीन रिबन्स इनाम दिया था। ये रंगीन रिबन्स आर्डर ऑफ गार्टर, द थिसल और द पाथ की नुमाइंदगी करते हैं। Chapter 4, the king invited him to contest. In order to get the ministry, one should better perform a rope walk, and those who fall down, they broke their legs. One of the best performers is selected as prime minister or chief advisor. Here, Gulliver made a few reformations in order to save life of performers. He set a piece of cloth or thread mesh. If the dancer falls down, he must be risk-free. Gulliver requested king to see him, to set him free, but the king only asked to follow his 6 orders or conditions or terms. If he agrees, then he is free. Number 1, help us in war and peace. Number 2, warn to us before you visit the capital. Number 3, not to step on my people or their animals. Number 4, you must bring message quickly anywhere from Lilliput. Number 5, helping my workers to carry heavy objects. Number 6, leave not the kingdom without my permission. These were the conditions were set by the king if he wants to get free, so he has to be agree. So here I am going to tell you the allegorical Swift is satirizing the English monarchy. He is saying that governmental positions are filled based not in knowledge and ability, but by some of other criteria that really has nothing to do a candidate ability to do that job. Just as Lilliputian use rope dancing to fill important positions, the English of that time often filled positions based on a noble birth, patronage, or political favoritism. Of course, the English were not the only ones to do this, and the practice is still implied today. Just look at how often campaign supporters are hired by the governors and presidents to fill important posts. Chapter number 5 is visit to Mildendo. It was his first day after freedom. He stepped over the city wall and walked through the city with care. His each step was full of risk against everyone could be crushed to death. He met with a man who informed him his city was most crowded. About 5,000 people live here. Houses were 3 to 5 stories. They were painted with a bright color. People watched him through the windows. He lay down near the castle where he could see the king's palace. It was so beautiful, as the king told him. He could see a queen through the window of the palace. City was quiet with 2 main streets that crossed the city. Day by day he learned more about the Lilliput, got used to it, its every small and tiny things. King rewards for obeying 6 years and punishes if someone disobeys. Met with the king's chief assistant Russell, who introduces him and informs him about problems of Lilliput and enmity with detailed history. यहाँ पे एक छोटी सी आयरनी आपको मिलेगी कि इतना बड़ा शहर जो कैपिटल है लिलीपट का मिल्डेंडो,
वहाँ का रहने वाला एक रिहायशी उसे कहता है कि ये बहुत ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं। ऑलराइट, यानी इतने बड़े शहर में सिर्फ 5000 लोगों का होना उनके लिए फुली क्राउडेड था। यहाँ पे वो बता ही रहा है कि वो एक किले की बहुत बड़ी दीवार को स्टेप अप करके वहाँ फैलांग के वहाँ से शहर के अंदर दाखिल होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में होते हैं लोग कि कहीं उसके पाँव के नीचे क्रश ना हो जाएं, कुछ ले ना जाएं। एक वहाँ आदमी उनको इन्फॉर्म करता है कि यहाँ 5000 लोग रहते हैं। वहाँ के घर 3 से 5 स्टोरीज़ में हैं, पेंट किए गए हैं ब्राइट कलर से। लोग इनको विंडोज़ के ज़रिए देखा करते थे, इस जिन को, जो इनके लिए एक जिन था। फिर उसने बताया कि शहर जो है वो डिवाइडेड है 4 गलियों से, मेन स्ट्रीट से। यहाँ से ही इनकी तिजारत होती है, यहाँ से इनके काफ़िले गुजरते हैं। फिर मज़ीद उसने बताया कि बादशाह ने उनको जैसे महल का बताया था वैसे के वैसा पैलेस था, बहुत खूबसूरत, शानदार और शाहाना। फिर उसके एक विंडो से वो मलका को भी देख सकता था। इसी तरह उसने लिलीपशन के बारे में और लिलीपट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा डिटेल से, और इनको काफ़ी मालूमात हुई कि बादशाह यहाँ पे सज़ा भी देता है और जज़ा भी देता है कि कोई इसकी नाफरमानी करे तो उसे सज़ा होती है, और अगर उसका फर्मा बरदार रहे तो 6 साल के अंदर अंदर उनको इनाम भी मिलता था। फिर वहाँ पे वो एक रेडर्सल को मिलता है जो वहाँ का चीफ असिस्टेंट होता है। अभी तक मैं आपको 2 किरदार का बता चुका हूँ, नंबर 1 पे फिलनेप और नंबर 2 रेडर्सल का। ये दोनों इसके करीबी दोस्त भी बन जाते हैं। In chapter 6, Lilliput in danger. There are 2 groups of politics, the high heel and the low heels. Groups are named after their style of shoes. They hate each other. The king is himself from low heels. Once the high heels were more popular, kings is afraid. The high heels are more in numbers and is afraid of losing his power. The king is upset because his son, he wears one shoe with high heels but the other one with a lower one. That's why the prince moves ups and downs when he walks. The king has enemies in the other place, Lilliput, and nearby in the east island have been in war for 3 years. The war began over how people crack the eggs. The boiled eggs are mostly eaten here. Lilliputian mostly crack the eggs from Big End. Our current king is smaller ender. The Big Ender refused to obey the law. Some Big Enders have gone to Blusfusco. The king there wants to take over the Lilliputs. There the Big Enders spot him. यहाँ पे इस कहानी के कुछ इश्यूज बताए गए हैं कि लिलीपट को, इस जजीरे को जो खदशात हैं और जो इसके कवानीन हैं, वो रेडर्सल उसको बताता है। वो ये बताता है कि यहाँ पे 2 पॉलिटिक्स ग्रुप हैं, नंबर 1 हाई हील्स, नंबर 2 लो हील्स। और जो बादशाह है वो खुद से खुद लो हील्स की तरफ से, और लो हील्स यानी छोटी एडी वाले जो लोग हैं वो यहाँ इस जजीरे में कम हैं, और बड़ी हील वाले इस जजीरे में और साथ ब्लसफस्को के इलाके में ज़्यादा रहते हैं। तो उसको टेंशन है, स्ट्रेस में है कि कहीं वो पावर में ना आ जाए और मेरी पावर छीन ना जाए, मेरी सल्तनत ना छीन जाए। किंग खुद अपसेट है कि उसके बेटा उसके नक्शे कदम पे नहीं चल रहा, और ये ह्यूमर भी है कि एक तरफ से बेटे ने छोटी एडी वाला जूता पहना है, दूसरे पाँव में उसने बड़ी एडी वाला, ये भी उसके लिए अपसेट है। फिर इसके साथ साथ उसने ये मालूमात दी कि हमारे सल्तनत में, हमारे जजीरे में, हमारे इलाके में ये लोग बहुत ज़्यादा उबले अंडे खाते हैं, और यहाँ पे कानून है कि अंडे को छोटी साइड से तोड़ो, उबले अंडे को, बॉयल्ड एग को क्रैक करो स्मॉल एंड से। तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि नहीं जी, हमने इसको बड़ी एंड से तोड़ना है, कोई कहता हमने छोटी एंड से तोड़ना है। हमारा बादशाह जो है वो छोटी एंड से तोड़ने वाला है, क्योंकि हमारे बादशाह का जो दादा था वो जब छोटा बच्चा था
वो एक दफ़ा बड़ी एंट से अंडे को पील आउट कर रहा था, क्रैक कर रहा था, तो उसकी उंगली में ज़ख्म आ गया। तो बादशाह के बाप जो थे वो खुद वहाँ गए काजी के पास। उसने कानून में तरमीम करवाई कि आइंदा से अंडे को छोटी साइड से तोड़ा जाए। बहुत से लोगों ने बगावत की, वो रिबेलियन बन गए, वो निकल गए वहाँ से, जिला वतन हो गए, ब्लस फस्को के पास चले गए। वहाँ ऑलरेडी हाई हेल्स भी लोग मौजूद हैं, जहाँ जो ब्लस फस्को जो इनका लीडर है, और वहीं पर ही ये चले गए बिग एंडर जो थे, अंडे के बिग एंडर यानी बिग एंडियंस, बिग साइड वाले जो चाहते थे कि बड़ी साइड से अंडा तोड़ा जाए। तो 3 साल से इनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं, ये कोई छोटी सी वजूहात पे। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपको बताता चलूँ तो एक उसने सैटायर दिया था कि ये किसकी तरफ इशारा जा रहा है कि मामला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस पे 11,000 लिलीपट के लोग मारे गए। This passage is a satire on the conflict between the Roman Catholic Church and the Church of England and the associated conflict between France and England. The allegorical. It is computed that 11,000 persons have at several times suffered death rather than submit to break their eggs at the smaller end. एडी पहनने वाले और एडी के बगैर जूते पहनने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। बादशाह इनमें से है जो छोटी एडी पहनते हैं, जबकि बादशाह का बेटा एक पाँव में बड़ी एडी और दूसरे में छोटी एडी वाला जूता पहनता है। और छोटी एडी वाले लोग बहुत कम हैं। बादशाह को डर है कि कहीं वो इनसे पावर ना छीन लें। तो ये दोनों सियासी ग्रुप हैं, पॉलिटिक्स ग्रुप हैं। द नेक्स्ट थिंग, स्मॉल एंडियन और बिग एंडियन की जो इशू था वो आपको पहले से बता दिया गया है कि इस बादशाह का जो ग्रैंडफादर था, वो जब बच्चा था तो वो जब अंडे को पील आउट कर रहा था तो बड़ी एंट से, तो उस वक्त उसके हाथ पे ज़ख्म आ गया, उंगली पे हर्ट हुई। तो उसके बाप ने कानून चेंज करवाया, लेकिन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, उन्होंने सबमिट नहीं किया कि हम इसको कबूल ही नहीं करते कानून को। तो वो बागी हो गए इस कानून से, वो भाग के दूसरे जजीरे चले गए जो ब्लस फस्को का था। यहाँ पे सटायर कुछ इस तरह का है। अगर आपका सवाल आए तो आपने कहना, वी आर फुल ऑफ आवर सेल्स, द लिलिपेशन represent pride, the point of ridicule. It is the cocky side of our human nature where we are always right and everyone else is always wrong. It is a sense that even though we all take them, we don't like people knowing we take them. That we are above basal urges even though they are necessity. And it is a side of us that says, you must crack your eggs on a small end. ये कुछ वहाँ के मज़हबी पहलू था इंग्लैंड का, चर्चिस का। वो कहते थे कि हमारे यहाँ तालीम कौन सी होनी चाहिए, कपड़े कौन से पहनने चाहिए। उधर से वो भी ऐसे कह रहे थे कि नहीं ऐसे होने चाहिए। तो उनका रिलीजियस सटायर है ये वाला, अंडा छोटी साइज से तोड़ा जाए या बड़ी साइज से। तो स्मॉल एंडियन और बिग एंडियन का ये इशू था जो उसने इस वाक़े के तौर पे पेश किया। और याद रखिएगा, राइटर सटायर के तौर पे और तंज़ के तौर पे जब भी कोई इशारा करता है वो माशरती पहलू को छेड़ रहा होता है ताकि इस्लाह हो, लोगों को एहसास हो। Now let's talk about Lilliput in danger. Furthermore, Rattersall asked him to help us in the war because they got rumors about 50 ships are loaded to take down the Lilliput island. The both islands were not too far but just 1 kilometer. The Gulliver himself tried to step onto the water and it was shallow enough to march on it or wade on it. यानी वो इतना गहरा पानी नहीं था और हम इस गिलिवर के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र था, मगर इनके लिए बहुत लंबा सफ़र था और पानी इतना गहरा भी नहीं था। ये वहाँ चल के भी जा सकता था एक जजीरे से दूसरे जजीरे, यानी लिलीपट से ब्लस फस्को की तरफ सफ़र सिर्फ 1 किलोमीटर का था। तो रेटरसल ने इससे हेल्प मांगी कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि वहाँ पे 50
बहरी जहाज़ भरे पड़े हैं लिलीपट पे हमला करने के लिए। But he was afraid if he is spotted by the enemies, so it would be difficult to make the plot. तो गिलिवर को भी खदशा था कहीं उनको पहले पता ना चल जाए कि इनके पास एक बहुत बड़ा दियोकामत जिन है। He decided to see the king. उसने बादशाह से मिलने की ख्वाहिश की। He suggested the king, what if he tracks their warships to destruction? तो उसने उसकी तजवीज़ दी कि अगर क्यों ना हम जंग से पहले ही उनके जो जंगी जहाज़ हैं या शिप्स हैं वो तबाह कर दिए जाएं। That was good idea to the king of Lilliput. He asked him to do so. So Gulliver asked 50 ropes, hooks. गिलिवर ने उससे 50 रस्सियाँ और 50 हुक्स मांगे ताकि वो उनके साथ उनको हुक करके लेके चलाए। Here's the irony. Perhaps we think that there are more high hills than low hills in Lilliput, said Red Russell. What's worse, the king is upset with his son, the prince of Lilliput. The prince wears one shoe with a high heel, his other shoe has a low heel. That's why the prince moves up and down as he walks. Number 7. Saving Lilliput. 2 days later, the killer finds his things ready to fail the plot of Blasphesco ships. Asks the permission from the king. He takes off the shoes, socks, gets into the shallow water. After a kilometer, he reaches the ships. The people of Island Blasphesco shouted and considered him a giant, and few ran, few jumped onto water. Few were dragged by the ships hooked by Gulliver. First, no ship moved. When he pulled those all ships with a rope and hooks, comes to his mind that it must be anchor holding each ship hooked firmly. He cuts each rope off anchor one by one with his sharp knife. Then he towed ships away. तो कहानी के मुताबिक 2 दिन बाद अपने प्लान के मुताबिक कि ब्लासफेस्को के जहाज़ को कैसे खींचा जाए, तबाह किया जाए, तो वो किंग से इजाज़त लेता है लिलीपत के और चल पड़ता है पानी में। 1 किलोमीटर के मुसाफत के बाद उसको जहाज़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जहाँ से वो नज़दीक आता है तो ब्लासफेस्को के लोग जहाज़ में जब बैठे होते हैं जंगजू, वो इसको देखकर डर जाते हैं, चिल्लाते हैं कि जिन आ गया, डर गए। कईयों ने इसके ऊपर हमले भी किए मगर हमले नाकाम हुए और कईयों ने पानी में पनाह ली छलांग लगा के, कई वापस भाग गए। तो ब्लासफेस्को ने सब जहाज़ों में हुक्स डाली, कंधों पे रखा रस्सियों को और खींचने के लिए ज़ोर लगाया तो वो एक तरफ से फ्रीज थे, जमे हुए थे, जकड़े हुए थे। तो उसके जहन में आइडिया आया, हो सकता है कि इनके भी एंकर हों। तो वाकई ही वैसे हुआ। तो उसने तेज़ धार चाकू से सब एंकर के रस्से काटे और फिर लिए फिरा। When he comes back to, it was quite difficult to bring the ships and to march over the water. Somewhere water was deep till shoulder, so the Lilliputians were only able to see ships not head of innermost one. और याद रखिएगा गिलिवर को वो innermost one कहते थे और इसका मतलब होता है दियोकामत, बड़ा, बड़े से बड़ा, massive one, huge, gigantic, जैसे पहाड़ होता है। वो गिलिवर को पहाड़ की तरह समझते थे, इनरमस समझते थे। Sooner they saw appearing him with fully body and shouted, "Hooray!" The king appreciated and asked him to help him to knock down all the Blasphesco people, take down rest of the ships from Blasphesco. That Gulliver denied. As a result, king became angry with Gulliver and went to the palace. तो जब जहाज़ लेके आ रहा था रास्ते में, तो रास्ते में कोई ऐसा जगह भी आई जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा था, इसको तैरना था, अदरवाइज़ इसका सिर्फ फेस नज़र आना था। तो दूर से लिलीपट के लोग देख रहे हैं कि जहाज़ आ रहे हैं, बंदा नज़र नहीं आ रहा जो जहाज़ों को लेके आने वाला है। वो डर गए, एक तरफ से सैड भी हुए कि हो सकता है कि या तो गिलिवर मार दिया गया है या डूब गया है। अगर डूब गया है तो फिर जहाज़ पे दूसरे लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गिलिवर अपीयर होता हुआ नज़र आता है तो वो खुश हो जाते हैं। अब बादशाह ने उसको अप्रिशिएट तो किया और जोश ही जोश में उसने कहा कि जो बाकी के बचा कुचा उनका माल है वो भी तबाह करो, लोगों को भी तबाह करो, ताकि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बन जाऊँ, मुझे खुशी हो। मगर गिलिवर ने कहा मैं
कोई तबाही मचाने नहीं आया। मेरे लिए वो लोग भी वैसे हैं जैसे आप लोग हैं। मैं दूसरी मखलूक से आया हूँ। मैंने आपकी जितनी हेल्प करनी थी कि आप लोगों के यहाँ तबाही ना हो, मैंने उनके हथियार जो थे वो ख़राब किए हैं। लेकिन बादशाह को नाफरमानी करने पर गुस्सा आया और वो गुस्से में पैलेस की तरफ लौट गया। तो यहाँ पे आयरनी आपको बताता चलूँ कि गिलिवर जब 50 जहाज़ों को एक साथ लेकर आ रहा था तो रास्ते में पानी गहरा था। गिलिवर ने सिर्फ चलना ही मुनासिब समझा जहाँ गिलिवर का सिर्फ सर नज़र आ रहा था। एक तरफ जब सिर्फ जहाज़ नज़र आ रहे थे तो इनको लेकर आने वाला नज़र नहीं आ रहा था। तो लिलीपट के लोग अफसरदा हो गए। उनको लगा कि कहीं गिलिवर डूब गया है या उनको मार दिया गया है। तो अभी बाद में उनको जब वो नज़र आए तो वो बहुत खुश हुआ। तो ये एक आयरनी है, एक हंसी का मौका होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आयरनी आप लिखिए, तो आपको जितनी आयरनीज याद हों, ह्यूमर याद हों, आपको एलेगोरिकल याद हों या फिर आपको सैटायर याद हों जो पहले बता दिए गए, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। बट डोंट वरी, इस स्टोरी के आखिर में भी तफसील से बता दिए गए। अब ये ख़त्म होती है स्टोरी, इसके 11 चैप्टर हैं, तो आपको लास्ट में हेल्पिंग क्वेश्चन की भी हेल्प की जाएगी। Let's talk about chapter number 8, A Peace Offer. The king still remembers the refusal to destroy the ships. Few of the officials were with Gulliver. A few told him that he was traitor. कुछ तो इसके साथ थे, कुछ ऑफिशियल जो बादशाह के थे वो इसके साथ नहीं थे, वो इसको गद्दार कहते थे। क्योंकि जब से इसने मना किया, इसने इनकार किया नाफरमानी की, तो बादशाह गुस्से में था। उसको अभी भी याद था कि इसने मेरी बात नहीं मानी कि दूसरे शिप्स को जो तबाह कर दिया जाए। और कुछ लोगों का ख्याल था कि he has put himself into enmity against the king. Many became enemies and started filling the ears of king to kill Gulliver and told the king that Gulliver had played so many fools with you and our kingdom. बहुत से लोगों ने इनके कान भरने शुरू कर दिए बादशाह के कि इसके ख़िलाफ़ आप इसको मार दो, कत्ल कर दो, ये गद्दार निकला है, इसने आपके ख़िलाफ़ बहुत नुकसानदेह काम किए। About 3 weeks passed, the Blasphesco sent an official team to the king. जब 3 हफ्ते इस बात को गुजरे तो दुश्मन जजीरे ब्लसफेस्को का पैगाम आया। उसने एक ऑफिशियल टीम भेजी इस बादशाह के पास जो लिलीपट का किंग था। The meeting went along with the Lilliputian king as a chief official. Gulliver also a part of the meeting. The line starts from the official Blasphesco. Asking for peace offer. For too long we are at a war, getting lost for nothing. The Blasphesco official and the king made a treaty filled with conditions, and a few moments later they agreed. As the official returned back to Gulliver against thanking them for not to obeying the order of taking rest of the ships to destroy. This deed made our king so happy, he invites you to his palace. जब वहाँ पे मुआहदे हुए ब्लसफेस्को और लिलीपट के बादशाह के बीच के हम अब पीस ऑफ़र करते हैं, तो एग्रीमेंट्स हो गए कि ठीक है, कुछ मुआहदे हुए कि हम दोबारा जंग नहीं लड़ेंगे। हमारी ये जंगें हमें इतना नुकसान दे रही हैं बगैर किसी वजह के, हमारा कोई नुक्ता ही नहीं, हम ऐसे ही नाराज़ हैं एक दूसरे से और हम जंगें लड़ते हैं। और ये सारी वजह हमारे गुलिवर की अक्लमंदी थी कि उसने वहाँ पे तबाही नहीं मचाई थी, सिर्फ उनके जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया, उनके लोगों को नहीं। तो इधर से पीस ऑफर भी इन्होंने ही दिया था, जो बादशाह मान गया। तो ज़्यादातर क्रेडिट हमारे गुलिवर को जाता है जिसने ये आसन काम किया। लेकिन बादशाह नाराज़ था कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी, नाफरमानी क्यों की। अब ब्लसफेस्को की तरफ से जब लोग इसके पास आते हैं वापसी पे, तो वो इसको मिलते हैं गुलिवर को, क्योंकि उन्होंने गुलिवर को देखा नहीं था। उसके पास बैठे हैं, उससे बातें करने लगे, उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी मदद की, आपने बादशाह की बात नहीं मानी कि हमारे दूसरे जहाज़ तबाह कर दो या हमारा नुकसान नहीं पहुंचाया आपने। हमारा किंग ब्लसफेस्को आपका शुक्रिया अदा करता है और वो आपको दावत देता है कि आप हमारे पैलेस में तशरीफ़ ले आएँ, हमें विज़िट करें। फिर मज़ीद बरहाँ उन्होंने इनसे कुछ इस आइटम भी करवाई, कुर्तब करवाए कि आप हमें अपनी ताकत दिखाइए। तो उसने एक बहुत भारी भरकम पत्थर जो ये बड़ी मुश्किल से उठा पाया वो दे मारा दूसरी साइड पे, जिससे वो काफ़ी मुतासर हुए। Chapter number 9, Fire at the Palace. That night before the fight starts, Gulliver thinks about the whole day activities.
and the king, and then above the official of Blasphesco for peace offer. He also thinking of invitation by Blasphesco. He also reminded the fall he made by not obeying the order of the king Evangelate. Suddenly he heard of screaming, crying, and shouting. He reached to the definite place, where he saw the palace on fire. The firefighter was trying to extinguish the fire, but the buckets were too small to set the fire off. The fire started setting other room, so their people asked for help in no time to set the fire off. Where Gulliver had only one idea, he asked everyone to move back and close eyes. He started firing with a shower of urine, and in no way the palace fire was extinguished. Everyone was happy, but the queen was not. She threatened him to take revenge of it, and also she called the innermost man has no manner. He even got an official letter from the king, appreciating but condemning also for helping the queen in against the law. The queen decided not to stay those apartments again, and ordered not to repair those parts of the palace anymore. फायर एट द पैलेस चैप्टर 9 है। गुलिवर सोने से पहले कुछ बातें सोच रहा था। द होल डेज एक्टिविटीज़ कि ब्लासफेस्को की तरफ से जो पीस ऑफर की ऑफिशियल टीम आई वो मेरी वजह से आई। इनविटेशन मिला ब्लासफेस्को की तरफ से, थैंकिंग भी मिले। उसको ये भी याद आया कि मैंने आखिर क्या गलती की है, बादशाह इतना नाराज़ है मुझसे। सो गया और अचानक उसको चिल्लाने की, चीखने की, शाउटिंग, स्क्रीमिंग और क्राइंग आवाज़ें आईं। तो वहाँ पे उसने अप्रोच किया डेफिनेट प्लेस पर, जो वहाँ की जगह थी। जब उसने देखा लोग चला रहे हैं आग, और उसने आग देखी, लोग कोशिश कर रहे थे आग को एक्सटिंग्विश करने की, लेकिन उनकी बाल्टियाँ बहुत छोटी थी आग बुझाने के लिए। और जब टेकन प्लेस किया आग ने दूसरे रूम की तरफ, अब कोई और चारा ना था, देयर वाज नो वे। तो फिर उसने जिस तरीके से आग बुझाई वो तरीका बचकाना था। लोग तो खुश हुए कि आग बुझ गई है, लेकिन मलका को गुस्सा आया शदीद। उसको इस तर्ज अमल पे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैं तो आपसे बदला लूँगी, आपने ये गलत किया। तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको ये बात बताई तो वो गुस्सा करेगा, कहता लै हाँ हूँ एक किदा बदला लेगी, भला बदला ले सकती है। तो बादशाह ने जब एक तो उसको ख़त लिखा गलिवर को, थैंकिंग का कि आपने हमारी मलका की जान भी बचाई, आग को भी बुझाया, मगर जो तरीका आपने इस्तेमाल किया था वो अगेंस्ट द लॉ था, वो गैर कानूनी था। और मलका ने डिसाइड किया कि वो दोबारा इस अपार्टमेंट में नहीं रहेगी। और मज़ीद पर हाँ उसने कहा कि जहाँ जहाँ ये इसका पेशाब गिरा है वहाँ से पैलेस को मत रिपेयर ना किया जाए, ना ही जहाँ आग लगी है उसको दोबारा सही किया जाए। Let's talk about the chapter 10, the plot against Gulliver। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। कुछ दुश्मन बन गए थे गिलिवर के, जिसमें फिलनप और रैलरसेल जो इसके सख्त दुश्मन बन गए। यहाँ पे एक आयरनी भी आएगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। चैप्टर 10। Some officials of the king were not happy with Gulliver anymore. They felt the ears of the king both sides and lied a lot, explained the excuses to urge the king for ordering Gulliver's death. One of the officials was Philip, who told so many things against Gulliver that he even had not done. Lord in the court of the king was a friend of Gulliver who revealed him with these secrets of Philip and accompanied daily against him, convincing their kings to end up the Gulliver. Knowing this, Gulliver frustrated and shouted. जब गिलिवर को इन बातों का पता चला तो वो चिल्लाया कि आखिर मैंने क्या किया है। मैंने तो बादशाह की मदद की, मैंने वॉर एंड पीस को सेट किया, मैंने मलका को आग से बचाया, आखिर मैंने गलत क्या किया। जिस पर लॉर्ड इन द कोर्ट ने उसको बोला कि आहिस्ता बोले, लोग आपको सुन सकते हैं, मज़ीद आप सुन लो कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपके ख़िलाफ़ जो कान भरे जा रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ फिलनप है, आपके ख़िलाफ़ रैलरसेल भी है।
I have helped the king in peace and war as well as escaped his palace from the fire, as he felt sad when he came to know about Philnap, who said the king that Gulliver was against the king. फिलनेप जो वज़ीर था उसने बादशाह के कान भरे कि जो गिलिवर है वो आपके बड़ा ख़िलाफ़ है, ही इज़ ट्रेटर, वो गद्दार है, एंड द ट्रेटर मस्ट बी गिवन पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। जो गद्दार होते हैं उसको गद्दारी के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ही इज़ अ ट्रेटर बिकॉज ही रिफ्यूज़ टू गो बैक टू ब्लेसफेस्को टू टेक द शिप्स, क्योंकि उसने आपकी नाफरमानी की थी जहाज़ों को लाने में। ही डिड नॉट हेल्प द किंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द बिग एंडियंस, और ताहम उसने आपकी बिग एंडियंस को ख़त्म करने में भी मदद नहीं की, हाई हिल्स को भी ख़त्म करने में मदद नहीं की, ब्लेसफेस्को को भी तबाह नहीं किया। दी अदर एनिमीज आर सेइंग दैट यू आर एनिमी ऑफ लिलीपट, और बहुत से दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कान भर रहे हैं कि आप लिलीपट के ही दुश्मन हो। एंड वांट नॉट अवर किंग टू सी इन पावर अगेंस्ट बिग एंडियन, और गिलिवर नहीं चाहता कि आप बिग एंडियन के ख़िलाफ़ भी हुकूमत बनाओ। हाउएवर गिलिवर न्यू दैट दे वर ट्विस्टिंग द ट्रुथ, गिलिवर को मालूम था कि सच्चाई को घुमा फिरा के झूठ बना के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ही वॉज इन हिज एक्शन दोज वर गुड, उसने जो भी काम किया उसको कॉन्फिडेंस था कि उसने कॉन्फिडेंटली ठीक किए हैं। दे आर प्लॉटिंग टू पुट योर हाउस ऑन, फिर बड़ा मुहिमा बताया गया कि आपके ख़िलाफ़ जो प्लान किया जा रहा है। बादशाह मुतमिन हो गया है, बादशाह राज़ी है, वो कह रहा है अब इनको सज़ा क्या दी जाए। तो फिलनेप ने उसके लिए सज़ा क्या सोचे, फिलनेप ने सोची कि इसको सोए हुए को इसके घर को आग लगा दी जाए। वो घर इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत बड़ा था। गिलिवर महज एक, जैसे हम डॉग हाउस बनाते हैं, मुर्गी खाना बनाते हैं छोटा सा, या किसी जानवर का हम छोटा सा कमरा बनाते हैं, इस तरह था। तो उन्होंने कहा जब ये सोया होगा तो इसको आग से भर देंगे तो ये मर जाएगा आग से जल के। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक आयरनी आया है कि गुलिवर को कॉन्फिडेंस था रॉयल रसल पे, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। वो उसने उसको 6 जो मसाइल बयान किए थे उसमें शामिल था। तो उसने कहा कि गिलिवर रॉयल रसल ने मेरे ख़िलाफ़ क्या कहा, वो तो उसने तो कहा होगा कि ये ठीक है उसने। तो फिर लॉर्ड इन द कोर्ट ने उसको बताया कि रॉयल रसल वो तो बहुत अच्छा है, उसने आपके ख़िलाफ़ कहा है कि बादशाह को मना किया है कि हमें रहम दिली करनी चाहिए, हमें गिलिवर को एंड अप नहीं करना चाहिए, हमें इतना जालिम नहीं होना चाहिए कि हम आग लगा दें। उसने हमारी मदद भी की है, गलतियां हुई हैं उससे, तो जो उससे गलतियां हुई हैं हमें चाहिए कि हम उसकी आंखें निकाल दें, हम उसकी आंखें तबाह कर दें। तो ये सुनकर गुलिवर बहुत डर गया, उसने मेरी आंखें कैसे तबाह करेंगे, क्यों तबाह करेंगे। तो ये सुन के गिलिवर वहाँ से निकला, एक ख़त लिखा उसने इस किंग को कि मैं जा रहा हूँ ब्लेसफेस्को के पास, और निकल पड़ा ब्लेसफेस्को की तरफ। तो यहाँ पे आयरनी आपको बताता चलूँ, जब गिलिवर ने रॉयल का पूछा कि वो तो मेरा यार है, वो मेरे ख़िलाफ़ बादशाह को कुछ नहीं कहता होगा, तो उसका पता चला कि उसने बादशाह को क्या कहा। गिलिवर ने अगरचे बुरे काम किए हैं मगर उसने अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि उसने हमें जहाज़ चुराने की मदद की। गिलिवर को मारना नहीं चाहिए, बड़ी रहमदिली से उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए, बस ये आयरनी है। Chapter 11, Discovery at Blefuscu. He wrote a letter to the king whose Gulliver was first loyal of, the small Anion, and handed it to the official and left the Lilliput forever. He was welcomed with open arms by the Blefuscu. He asked the new king, the big Andean, to forgive him for stealing the ships on that day. He was served with the delicious dishes in the kitchen of Blefuscu. First night was hard to spend because of no bed and there was cold. However, he had been scared of destroying off his eyes. But sooner he takes the big Indian in confidence and considers him as a king, is kind and lost in dreams. The next morning he wakes up and takes permission to visit the island around. Where he was around the island, he found a boat upside down in the water. He followed it himself, luckily enough to find the way back to his world. He takes permission after repairing the boat and gets into it and reaches home. यहाँ पे एक आयरनी होती है कि कुछ एक्सपेक्टेशन रख के आप किसी काम को करें और वो आगे से होना। जैसे गिफ्ट ऑफ मेजाई में
जब एक लड़का अपनी लड़की के लिए अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए उसकी जो बालों की पोनियाँ होती हैं वो ख़रीदता है, और जबकि वो लड़की उसकी घड़ी की सिर्फ डायल होती है, चेन नहीं होती, इस चेन को ख़रीदने के लिए अपने बाल कटवा देती है, इतने सुनहरे बड़े लंबे, किसी शहज़ादे से भी कीमती बाल, कि उसकी चेन आ जाए। जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो उसके बाल नहीं होते, उसकी घड़ी नहीं होती जिसकी चेन उसने पहना नहीं होती है। तो ये एक आयरनी होती है। तो यहाँ पे आयरनी यहाँ पे इस चैप्टर में ये है कि वो लिलीपट के बादशाह को छोड़कर उसके डर कर वहाँ पहुँचा, नए बादशाह के जजीरे जाता है तो उसको ज़मीन पर सोना पड़ता है। उसको सारी रात वो बादशाह याद आता है, तरसता है, वहाँ का कमरा, वहाँ पे गर्म कमरा था, यहाँ पे सर्दी है, कोई कमरा है ना बिस्तर है। हाउएवर ये आखिरी चैप्टर में उसकी जान बख्शी हो जाती है और वहाँ से वो छोड़ के निकल आता है, और उसको वहाँ पे एक बूट दिखाई देती है, एक कश्ती नुमा, तो उसको वो ढूंढ लेता है। फिर ये इस बादशाह से इजाज़त लेता है। ताहम ब्लसफस को एक पैगाम आता है लिलीपट के बादशाह से कि हमारा दुश्मन हमें वापस करो, हमने उसकी आंखें निकाल ली हैं। तो ये बादशाह उसको जाने देता है, उसको घर आने देता है। तो ये कहानी थी गलिवर ट्रैवल वॉयेज 1, यानी पहला ट्रैवल था उसका, जिसके कैरेक्टर्स कुछ यूँ थे: लैमुएल ग्रेवर, मैरी बर्टन, जोनाथन स्विफ्ट इसका राइटर है, ही इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। ये बहुत ही शार्प माइंडेड इंटेलेक्चुअलिटी टिपकती है इस बंदे में। इसने जब ये किताब लिखी तो लोगों को रियल सा फील होने लगा कि ये लोग वाकई ही पाए जाते हैं। तो एक डिस्कवरी सी आई, लोगों ने काफ़ी डिस्कवर किया, लोगों ने तो ढूंढे भी जजीरे कि लिलीपट कहाँ है, ब्लसफस्को कहाँ है, करैक्टर ढूंढे कि ये छोटी छोटी कौम वाकई ही रहती है या नहीं रहती, जो पौने होते हैं। इसी तरह ब्लसफस्को जो दुश्मन था, एम्पायर ऑफ लिलीपट यानी किंग जो लिलीपट का था, और ब्लसफस्को जो रिबेलियन में आ जाता है, बागियों में आ जाता है, जिनके साथ इनका मायदा भी होता है, पीस ऑफर भी मिलती है। इनके जहाज़ जो थे 50 जो 1 किलोमीटर के फासले पे पड़े थे, इनके खिलाफ टारगेट में प्रिंस ऑफ लिलीपट यानी वो बेटा जो एक पाँव में छोटी हील और एक पाँव में बड़ी हील पहना करता है। इसी तरह हाई हील्स का इशू, लो हील्स का इशू, ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ द किंग। सिमिलरली लॉर्ड इन द कोर्ट जो इसको एंड पे बताता है, जो इसका रियल फ्रेंड कहलाता है, जो इसको भगा देता है वहाँ से कि कहीं आपके खिलाफ जितनी ज़्यादा प्लॉटिंग हो रही है आपको मार दिया जाएगा, आप यहाँ से निकलते बनो। फिलनेप जो बादशाह के कान भरता है और वज़ीर आज़म भी है इसका किंग का, और किंग के कान भरता है कि हमारा गलिवर ठीक नहीं है, वो गद्दार है, वो आपका दुश्मन है, वो आपको बिग एंडियन के ख़िलाफ़ और हाई हील्स के ख़िलाफ़ नहीं रखना चाहता, वो नहीं चाहता कि आप हुकूमत करो। रेडलर्सल जो कि इसका फ्रेंड था गलिवर का ये, और आखिर पे जो आयरन नहीं छोड़ता है कि उसको मारा तो ना जाए, अलबत्ता उसकी आंखें निकाल ली जाए। Let's talk about the writer. He was born in 1767 in Ireland. He was born in a poor family. And although he was born in Ireland, but he grown up in England. जोनाथन की ये किताब सबसे ज़्यादा मकबूल है, जो कि गलिवर ट्रैवल्स के नाम से। इसमें तंज़ो मिज़ाह नहीं बल्कि ख़यालात पर ज़ोर दिया गया, इमेजिनेशन पर। इस किताब में 3 अहम काम हुए: इमेजिनेशन, सैटायर एंड टेक्निक। यही वजह है कि इस किताब में बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश हुए। जो ख़याली वाक़यात थे वो सच दिखाई देते थे, एक वाक़े की दूसरे वाक़े से हम आहंगी पाई जाती थी। जोनाथन स्विफ्ट 18वीं सदी के इंग्लिश माशरे से बड़ा तंग था। इंसान से नफ़रत थी मगर शख्सियत से मोहब्बत। सादा तर्ज बयान और तफसीली अंदाज के साथ कहानी में तजस्सुस और शौक़ पैदा करता है। जोनाथन जब तंज करता है तो उसकी गहरी चोट दिल में उतरती है। जोनाथन का गलिवर के साथ कोई ज़ाती पसंदीदगी नहीं, यानी वो इम्पर्सनल है। जोनाथन स्विफ्ट इस किताब के ज़रिए कमज़ोरियों और ख़ामियों को सामने लाता है। समझता है कि लोग अपनी ख़ामियों को नहीं समझते क्योंकि वो गैर अक्लमंदाना मशागल में मसरूफ़ हैं। जोनाथन स्विफ्ट ने अपने किरदार गलिवर को कई बार कहानी में ख़तरनाक तरीके से फंसाया ताकि लोग इस माशरे के बेहसी से अच्छी तरह हम आहंग हों। जोनाथन स्विफ्ट ने इन पहलुओं पर तंज किया
तंज करने को इंग्लिश में सैटायर कहते हैं। ये गुस्सा भी हो सकता है, हंसकर भी और ताना देकर भी। मगर तंज किन चीज़ों पर हो सकता है और क्यों होता है? तंज यानी सैटायर माशरे की नाकामियों और बेहिसी और करप्शन और नाइंसाफ़ी, बेहयाई, मजहबी तासुबात जैसे पहलुओं पर तंज किया जाता है। इसका मकसद लोगों को शऊर आए और वो ये काम छोड़ दें, और तंज का निशाना किसी किरदार को बनाकर उस पर जैसे काम उससे करवाए जाते हैं जिससे उस माशरे में हो रहे हैं और उनको शऊर आए और माशरे में एक अफसोसनाक अलम हो, अफसोस पैदा हो और वो इस्तिलाहात लेकर आएँ और रिफॉर्मेशन हो। Satire means to use humor or irony for exposing or criticizing social evil and corruption. मुसन्नफ़ के तंज़िया किरदार ख्याली होते हैं मगर वो हकीकत का बता रहे होते हैं। तंज़िया किरदार मीन सैटारिकल करैक्टर्स, वो इमेजिनेटिव होते हैं, रियल नहीं होते, मगर वो जो काम करते एक्टिंग करते हैं वो रियल माशरे में हो रही होती है। जोनाथन स्विफ्ट इंतहाई चालाकी से काम करता है। पहले तो वो फिगर आउट करता है कि करना पड़ता है कि मजाक क्या कर रहा है और किसका कर रहा है। दूसरा, मुसन्नफ़ अपनी तजवीज़ भी पेश कर रहा होता है कि होना क्या चाहिए, जैसे कि उसने वो रस्से के ऊपर एक मखसूस डांस और नीचे गिरने वालों की इस्लाह की। फिर उसने वो भी इस्लाह की जो मैं आपको बताता चलूँ कि उसने पीस ऑफर तक लेके आया। उसने बादशाह की नाफरमानी तो कबूल कर ली मगर उन्होंने वार नहीं की, उसने तबाही नहीं मचाई। जोनाथन स्विफ्ट इंग्लैंड के माशरे की बुराइयों पर तंज करता है, उनको क्रिटिसाइज़ भी करता है। 18वीं सदी के माशरे की नाकामियाँ और खामियाँ ज़ाहिर करता है। वो सटायर करता है सियासी सूरत हाल पर और माशरती और मजहबी, तीन सूरत हाल पर, सियासी, माशरती और मजहबी। हाउ मैनी पॉलिटिकल सिचुएशन, रिलीजियस, a society of 18th century. There are two types of satire used in the book: comic satire, corrosive satire. Comic satire में हंसा जा सकता है, फ़नी भी होते हैं और कॉमेडी भी होती है, जबकि corrosive थोड़ा सा सीरियस किस्म का होता है, बीटर और हार्श होता है। और ये सटायर एक ड्रामा टाइप होता है, एक्टिंग होती है जो की जाती है, जो किसी को कॉपी कर रहा होता है, माशरे की हरकत व अस्कनात को मिज़ाहिया अंदाज में भी और सीरियस अंदाज में भी। In his 4 voyages he uses satire. In the first voyage in Lilliput he uses comic satire. In the second voyage in Brobdingnag he uses corrosive satire. In the third voyage in Laputa he uses comic satire, and fourth one in Yahoos, or you can say Hunims, he uses corrosive satire. Irony क्या है? Let's learn about irony. Irony का मतलब है जब सच्चाई के ऊपर इनडायरेक्टली तौर पे मजम्मत की जाए। तंज़िया लफ्ज़ों में किसी के इशारा अच्छी खासी कर देना इशारे में। Difference between appearance and reality is called irony. For example, looking at her son's messy room, wow, you could win an award of cleanliness. Irony का मतलब होता है कि बात के ज़रिए किसी को अफसोस दिलवाना, एहसास दिलवाना, लेकिन उसको शाबाश देने के अंदाज में। जैसे आपसे कोई काम हो जाए उल्टा और आपको मिल रही हो शाबाश, तो उसको आयरनी बोला जाता है। आम अल्फाज में जुगत भी कह सकते हैं। Let's talk about irony. Difference between appearance and reality. Looking at her son's messy room, wow, you could win an award of cleanliness. There are two sorts of irony: verbal and situational. In verbal irony, when words express something contrary to truth, yani jogat. Situational irony, reader understands the situations, but characters are different. ये वो irony है जो आपको गिफ्ट ऑफ मैजाई के बारे में बताई गई। वर्बल आयरनी ये लफ्ज़ों में होती है, जोगत के अंदाज में। इन जनरल कन्वर्सेशन सेइंग oh fantastic when the situation is actually very poor,
saying someone's as clear as mud. कह देना एवं जुगत में कि वो इतना साफ है जैसे गारा. Something shopping for mattress lays down on a really firm one and says, "This bed's about as soft as brick." यानी ये सोफ़ा इतना सख्त है जैसे ईंटें हों. Situational irony. It occurs when actions or events have the opposite result from what is expected or what is intended. Example of situational irony. In The Gift of Maggie by Henry, the husband sells his watch to buy his wife combs for her hair, and the wife sells off her hair to buy her husband a chain for his watch. Example of situational irony. Ralph wakes up late and thinks he's going to be late to school after rushing around to get dressed. He realizes it's Sunday. The fire station burns down while the firemen are out on the call. Sarah is trying to avoid a water gun fight that her brother are having, and she falls into the puddle or pool. A man who owns a lawn maintenance business cannot get grass to grow in own backyard. यानी एक मलाह के हुक्के में पानी ना होना. मलाह होता है जो हर वक्त पानी में रहता है और उसके हुक्के में पानी ना होना. ये एक आयरनी होती है जो सिचुएशनल होती है. जैसे आपने सुना था ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट देयर वाज नो वाटर टू ड्रिंक. यानी वो समंदर में थे, फंस गए थे और पीने के लिए पानी ना था उनके लिए. सिचुएशनल आयरनी. जब किसी मौके की तवक्को हो मगर ऐसा लगे कि मिल गया और खुशी भी मिल जाए और ऊपर से पता चले कि कुछ मिला ही नहीं है. फिर एक और सिचुएशन के गांव में था मैं परसों, तो रास्ते में मैंने एक कुत्ता देखा, तो मैंने सोचा कि मैं ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाता हूँ. मैंने जैसे ही दूसरा रास्ता फिनिश किया, उसी नुक्कर पे एक और कुत्ता था जो उससे भी बड़ा था. तो वो एक सिचुएशनल आयरनी हुई. वर्बल नहीं थी ना, क्योंकि उसमें कोई वर्ड नहीं बोले गए. ड्रामेटिक थी एक. इन द गिफ्ट ऑफ मैगी का बता चुका हूँ. इन द स्टोरी ऑफ एन आवर, जब केट चॉपलिन टेल्स ऑफ वाइफ हु लर्न्स दैट हर हस्बैंड इज डेड, जब उसको पता चलता है उसका हस्बैंड मर गया है, शी फील्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम. उसको वो सांस लेती है आज़ादी की. शी थिंक्स अबाउट अ लाइफ विदाउट रिस्ट्रिक्शन के अब आज़ादी से ज़िंदगी जीऊँगी. देन ही रिटर्न्स. अचानक उसका हस्बैंड वापस आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं होता. एंड शी डाइज ऑफ शॉक, और वो सदमे से ही मर जाती है खुद ही. नेकलेस की कहानी में इतनी बड़ी आयरनी आपको हंसा देगी कि एक औरत उधार लेती है और सोचती है कि वो जो नेकलेस है वो काफ़ी कीमती है और ओरिजिनल है, जो उसने अपने फ्रेंड से लिया था कुछ देर के लिए, और खो देती है और गुम हो जाता है. She and her husband sacrifices to replace it. उसके खावंद और उसने काफ़ी जतन की, काफ़ी मेहनत की कि वो नेकलेस किसी तरह जितनी मेहनत कि उसको वापस मिल जाए. Only to learn year later that the necklace was fake. बाद में पता चलता है कि वो तो नेकलेस ही नकली था. ये एक सिचुएशनल आयरनी. Irony in Gulliver's Travel. Irony is present from start in recreation. Let's talk about satire. Satire का इस्तेमाल इस उम्मीद से किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिलाहात हासिल हों, और इसका तरीका मज़मून में तंज़ो मिज़ाह पैदा करके या फिर अफसोसनाक पहलू दिखाकर माशरे में खुशहाली लाना और तजवीज़ देना इनडायरेक्टली तौर पे. Satire is when an author uses exaggeration, humor and irony to criticize something about a person or society. Satire can be used to ridicule a person, a group of people, or society as a whole. The hope is that by pointing out the foolishness of the person, group or society, that a situation might be improved. ये उसका तर्जुमा ऊपर लिख दिया गया. Let's talk about the difference between irony and satire. Irony आप जानते हैं कि अनहोनी हो जाना, कुछ भी हो जाना, जुगत लगा देना, और सटायर का मतलब होता है कि वक्फे से कोई सीन क्रिएट करना जो रेलिवेंट हो
उसी ही माशरे के हवाले से जो उन कार्टून के ज़रिए किया जा रहा हो। अब हम बात करते हैं गलिवर ट्रैवल में तंज की, सटायर की, जो कि पहले भी बताया जा चुका है कि पॉलिटिकल सिचुएशन पे सटायर हुआ, रिलीजियस पर भी हुआ वो अंडे के ज़रिए, पॉलिटिकल पर हुआ वो हाई हील्स लो हील्स, और सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी पे हुआ। मज़ीद पर हाँ जब हम अगली कहानियाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट वॉयज पे कॉमिक सटायर हुआ है, सेकंड पे कोरेसिव, लिपोटा वाले थर्ड वॉयज पे कॉमिक सटायर और याहूस पर कोरेसिव सटायर हुआ। There are two types of satire used in the book, comic satire and corrosive, यानी बीटर और हार्श किस्म का भी, तशवीशनाक भी और फ़नी भी। इन लिलीपट एक वो अहमकाना रस्म थी उनकी, जो कि रिलीजियस किस्म का आपको सटायर बताता चलूँ कि अपने मुर्दों को सर के बल से वो उल्टा दफना देते थे। उनकी ये राय थी कि 11,000 चांद की रातों के बाद ज़मीन उलट जाएगी और ये मुर्दे दोबारा उठ जाएंगे। ये इशारा है इन अहमकाना रस्मों की तरफ जो ईसाई लोगों के मज़हब में पाई जाती हैं। लिलीपट की सरजमीन में बहुत बड़े बड़े ओहदे हासिल करने का मेयार था कि जो भी बादशाह के सामने रस्से पर बेहतरीन रक्स कर सकता है उतना ही बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है। ये इशारा था उस रस्से की तरफ कि जो एक लिमिट थी। इंग्लैंड में सियासतदान बनने के लिए सिर्फ सियासतदान का बेटा होना ज़रूरी है, सियासत आनी चाहिए और चालाकी आनी चाहिए, ना कि तालीम, ना मेरिट, ना ही दानिश्वर होना ज़रूरी है। बिग एंडियन और स्मॉल एंडियन का मामला था। लिलीपट की सरजमीन पर एक खाना जंगी जारी थी जो कि पिछले कई सालों से बिग एंडियन और स्मॉल एंडियन के दरमियान थी। स्मॉल एंडियन से मुराद छोटे एंड से अंडे को तोड़ना, बिग एंडियन से मुराद बड़े एंड से अंडे को तोड़ना। ये जंग इस मामले पर थी कि अंडे को बड़े हिस्से से तोड़ा जाए या छोटे। इन झगड़ों में एक शहनशाह अपनी जान से हाथ धो बैठता है और दूसरे को अपने इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। ये दोनों शहनशाह ज़ाहिरी तौर पर चार्ल्स हॉवर्ड और जेम्स दोम हैं। गलिवर को मालूम हुआ कि तकरीबन 11,000 लोग इस झगड़े की वजह से मौत के मुंह चले गए। इस तरह दूसरी पार्टी को अंडे के स्मॉल एंड से भी ना तोड़ने दिया गया। Here is the political and religious satire. The high heels and low heels refer to the political faction in England at that time. The war that ensued following the question of breaking eggs refers to the long-standing enmity between England and France. Politically, Lilliput stands for England and Blasphemous go for France. England was a country of Protestant and France was a Catholic country. Naturally, the two countries were at dagger drawn, and the Lilliputian knew Blasphemous good to be the only country in the universe. The reference to the grandfather of the present emperor who cut his finger breaking egg is Henry broke with Rome over the question of papal authority and also over the matter of Anne Boleyn. This satirical view is evident in the account of the conflict between Big Endian and the Little Endian. This account is actually commentary on the history of religious controversy in England. It also shows a characteristic example of visibility of ridicule, hair-splitting, theological disputes. बिग एंडियन स्मॉल एंडियन तो था इनका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का सटायर। हाई हील्स लो हील्स सटायर था पॉलिटिकल। जब मलका के महल को आग लगती है तो गलिवर पेशाब के ज़रिए उस आग को बुझा देता है। इस पर लिलीपट की मलका को गुस्सा आ जाता है, इंतहाई नफरत का इजहार करती है, हत्ता कि उसने गलिवर को इस अमल पर उससे बदला लेने की धमकी दी और उस इमारत को छोड़ दिया। यहाँ ये चीज़ वाज़े रहे कि जो लिलीपट है वो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिस्तान की सरज़मीन को, इंग्लैंड की सरज़मीन को। वहाँ पे 7 साल से हुकूमत हो रही थी लिलीपट में, और इंग्लिस्तान के जॉर्ज ऑवेल ने इंग्लिस्तान पर भी 7 साल हुकूमत की थी। तो ये एलेगोरिकल सीधा लिलीपट का इंग्लिस्तान के जॉर्ज ऑवेल की तरफ है कि उसकी हुकूमत में ये कहानी हुई। जब गलिवर की तलाशी ली गई तो उस वक्त के काफ़ी मजबूती से वो बंधा हुआ था, उनको मना भी नहीं कर पाता था। वो जेब से एक एक चीज़ की तलाशी ली जाती है। तो इशारा
पिछली हुकूमत के लोगों के बोलिंगब्रोक और ऑक्सफोर्ड के लोगों की करप्शन को तलाश करने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी तरफ इशारा है। लिलीपथ में वालिदैन अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। उनका ख्याल था कि बच्चों को इस दुनिया में लेकर आना बेकार का काम है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात पाई जाती हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा अपने बच्चों की इंश्योरेंस पर खर्च करते थे। इंश्योरेंस का जिक्र करके स्विफ्ट ने तमाम किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसियों का तंज किया, सैटायर किया। You can download this book as a PDF from our website englishea.com, or you can ask the link from us in the comment, or the link is available in the description area.